अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिटी मेडिसिन में जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ निमोनिया। बेसिकली निमोनिया एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स को अफेक्ट कर रहा होता है। अब ये क्या है, ये एक हमारे पास सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें हमारे पास एल्विलाई पस से फिल्ड हो जाते हैं और ये हमारे पास ब्रीथिंग को पेनफुल कर देते हैं। बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में इसके साथ, और साथ ही साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन इनटेक भी रिड्यूस्ड हो जाता है। तो निमोनिया एक हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ब्रीथिंग पेनफुल कर रही है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया की, तो वो डिवाइड किया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इन्फेक्शियस एजेंट की जब बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरियल, वायरल, माइकोप्लाज्मा एंड फंगल आ जाता है। बैक्टीरियल जो होते हैं उसमें क्या क्या है कि उसमें हमारे पास जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो बैक्टीरिया होंगे, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस की एक माइक्रोबायोलॉजी की पूरी वीडियो अवेलेबल है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर वायरल की बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोविड। कोविड के टाइम पे जो लंग डिजीज़ मोस्ट कॉमनली हो रही थी वो निमोनिया थी, और उसका जो कॉजेटिव एजेंट था वो बैक्टीरिया नहीं बल्कि क्या था, वायरल था। वायरल में भी कोविड। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड की भी वीडियो अवेलेबल है इन द माइक्रोबायोलॉजी प्लेलिस्ट। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि एटिपिकल निमोनिया को कॉज करवा रहे होते हैं। फंगल में हमारे पास एस्परगिलस एंड क्रिप्टोकोकस आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द फंगल निमोनिया। ऑन द बेसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी अगर बात की जाए तो उसको हमने डिवाइड किया इनटू द 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ कम्युनिटी एक्यूर्ड निमोनिया, जिसमें क्या होता है, ये हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया है जो कि हो रही होती है। ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसका मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि उन लोगों को होता है जो कि हॉस्पिटल में रहते हैं ड्यू टू एनी इलनेस। स्पेशली जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया इस निमोनिया को कॉज करवाता है वो हॉस्पिटल से आता है। तो वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंट होता है, उसके ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। यहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिव ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं टू ट्रीट दिस निमोनिया। उसके बाद जो हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसमें ये है कि हेल्थ केयर में आपको ऑल्टरनेट डेज पे या वंस इन अ वीक हॉस्पिटल जाते हैं जो लोग, जैसे डायलिसिस, अगर कोई हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाने जा रहा है या जितने भी टाइम्स जाता है, कि बार बार उनका हॉस्पिटल में जाना, क्लिनिक में जाना, नर्सिंग होम में आना जाना रहता है, उन लोगों में ये निमोनिया होता है। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिनको होती है उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है बिकॉज ऑफ डायलिसिस। इसीलिए जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो निमोकोकल वैक्सीनेशन अपनी करवा लें। अब नेक्स्ट बात की जाए इसकी ट्रांसमिशन की, तो इसकी ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट से होती है क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें कफिंग, स्नीजिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकती है, क्योंकि कफिंग स्नीजिंग में एयर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो है क्लोज कॉन्टैक्ट से हो सकती है या इल वेंटिलेटेड, पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस से हो सकती है। और दूसरा एस्पायरेशन निमोनिया होता है, ये उन लोगों में होता है जिनको खाने पीने में तकलीफ़ हो रही हो, वो निगल नहीं पा रहे होते और उसकी वजह से एस्पायरेटेड निमोनिया के चांसेस होते हैं। ये स्ट्रोक के पेशेंट में या पार्किंसंस के पेशेंट में हो सकता है। फिर वो फैक्टर्स जो कि निमोनिया को कॉज करवाने में, या वो लोग जिनमें अगर ये फैक्टर्स पाए जाते हैं तो वो एट हाई रिस्क होते हैं फॉर निमोनिया, उसमें हमारे पास एडल्ट मोर देन 65 ईयर्स, क्यों, उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। चिल्ड्रंस लेस देन 2 ईयर्स, इनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है। स्मोकर्स, फिर उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल्स, हॉस्पिटलाइज्ड, वेंटिलेटेड एंड डायलिसिस। ये तीनों बातें मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं वन ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल टाइप्स में। उसके बाद वीकेंड इम्यूनिटी एंड अल्कोहलिक्स, जो ये अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिज़ीज़ के होने के।
अब बात करते हैं कि निमोनिया को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 तो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशंस इसकी अवेलेबल हैं जो कि ईपीआई वैक्सीनेशन में भी इंक्लूडेड होती हैं। नंबर 1 होती है इसकी वैक्सीनेशन 13 वैलेंट न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसको प्रेवेनार 13 बोलते हैं। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में जिनकी स्पेशली एस्प्लेनिक हो, जिनका स्प्लीन काम ना करता हो, और सेकेंडली चिल्ड्रंस में दी जाती है ये। और जो हमारे पास दूसरी है दैट इज़ 23 वैलेंट न्यूमोकोकल अनकंजुगेटेड वैक्सीन, ये प्रिवेनार 23। ये उन लोगों को देते हैं जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि वो फैक्टर्स जो कि वो इंडिविजुअल जिनमें कुछ फैक्टर्स हों तो वो हाई रिस्क पर होते हैं, जैसे इंडिविजुअल मोर देन 60, एज प्लेन है, कीमोथेरेपी, HIV इन्फेक्टेड, ड्रग्स या अल्कोहल्स वगैरह जो इनटेक करते हैं, उनमें ये सेकेंड वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन के अलावा एडिक्वेट न्यूट्रिशन, स्मोकिंग या अल्कोहल अगर यूज़र है उसको क्विट कर सकते हैं, और हेल्दी और हाइजेनिक लाइफस्टाइल मेंटेन करके भी इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने निमोनिया का एक ओवरव्यू और कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली।